हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद एसएस। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आपके साथ आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इस टॉपिक में जो कंटेंट है वो होगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलॉसफी, स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड देन क्लासिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑन फिलॉसफी एंड स्कोप ऑफ न्यू सब्जेक्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज जो हम जानेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या चीजें क्लियर कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड नेचर स्कोप ऑफ फिलॉसफी, to clarify the classification of Western philosophies, and to understand the impact of education on philosophy and vice versa, and to understand the scope of emerging educational subject educational philosophy. शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। तो सबसे पहली बात, फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स लैटिन भाषा से ओरिजिन हुए हैं, तो फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना, फिलॉस एंड सोफिया, जिसमें फिलॉस का मतलब है लव, अट्रैक्शन और अनुराग, और सोफिया मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति जो अनुराग है दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। सोक्रेटिस जो कि ग्रीक और एंशिएंट ग्रीक की दार्शनिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जिन्होंने जहां से आरंभ होता है वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली, तो उन्होंने कहा है कि फिलोसफर इज वन हु हैज अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। जो प्रत्येक जो कुछ कोई भी ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, ज्ञान जानने की इच्छा रखता है, तो वो फिलोसफर है। तो सभी होते हैं। प्लेटो ने कहा अपनी बुक में, रिपब्लिक उनकी पुस्तक है, he who has a taste of every sort of thing knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as philosopher। तो जो कभी संतुष्ट नहीं होता, आगे से आगे जानना चाहता है, वो सब फिलोसोफर है। शोपेनहावर ने बहुत ही बढ़िया बात इस जगह पर कह दी, एवरी मैन इज बोर्न मेटाफिजिशियन। तो ये चीज जो है, ये आप देखिए कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात दार्शनिक होता है। कौन नहीं जो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा थिंकिंग पावर को लिए हुए आया है इस धरती पर। तो प्रत्येक मनुष्य ही जन्मजात दार्शनिक है। शोपेनहावर ने इस तरीके से ये डिफाइन किया। हक्सले, उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स, यानी मैन लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर फिलॉसफी and this conception and their conception of the world. This is true even to the most thoughtless। तो मोस्ट थॉटलेस का अगर ये सोचे कि नहीं मैं तो दर्शन के बिना जीता हूँ, तो ये भी उसका दर्शन है कि वो दर्शन के बिना जीता है। सो in all aspects there is only one thing, that every man is a born metaphysician, जो कि शोपेनहावर की बात में सारी बातें निहित हो जाती हैं। In wider sense or wider meaning, it is related to whole life, and in narrow meaning, it is related to only spirit, soul, origin of life, and cause of life, etc. अब आपको हिंदी के टर्म के बारे में भी जानना चाहिए। हम इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं वो है फिलॉसफी, तो इसी के लिए जो हिंदी शब्द का प्रयोग होता है वो है दर्शन। और दर्शन का अर्थ जो है दृश्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, देखना, जानना। बट ये देखना अपनी ज्ञानेंद्रियों से या इंद्रियों से, आंखों से नहीं है। दृश्यते यथार्थ तत्व मने नीति दर्शनम, परम तत्व के जो दर्शन कराए वही दार्शनिक है। तो हमारे जो प्राचीन काल में जो दर्शन है अंतरात्मा से, कंसाइंस से, और जैसे हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो मंदिर में जाते हैं, आप दर्शन करने, ईश्वर को देखने थोड़ी जाते हैं। तो दर्शन का मतलब है जो उसमें रम जाना, उसमें समा जाना और उसको अपने भीतर महसूस करना। इसी कारण भारत में जितने भी दार्शनिक हैं वो संत हुए हैं, और ज्ञान की प्यास नहीं है, बल्कि वो उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को उसमें ढाल कर और दिखाते हैं, एक रास्ता देते हैं दुनिया के सामने कि ऐसे जीना है। अब देखिए जो फिलॉसफी टर्म है उसको डिफरेंट फिलोसफर्स ने किस तरीके से डिफाइन किया है, इसको भी अगर हम समझ लें तो इस टर्म का, फिलॉसफी का जो मीनिंग है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कांट। उन्होंने कहा फिलॉसफी इज साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन।
कॉग्निशन की जो क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक अध्ययन है, साइंस है, विज्ञान है, तो वो जो कांट है वो कॉग्निशन को ज्यादा महत्व देते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे एक बहुत बड़े साइंस वैज्ञानिक रहे और फिलोसफर रहे, और उन्होंने कहा साइंस ऑफ साइंसेस। उन्होंने केवल विज्ञान नहीं कहा, उन्होंने कहा विज्ञानों का भी विज्ञान है। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, तो ये उससे भी ऊपर का विश्लेषित ज्ञान है। R.W. शेलर ने कहा philosophy is the persistent attempt to gain insight into the nature of world and of ourselves by means of systematic reflection। तो दो टर्म मैंने देखिए बिल्कुल हाईलाइट किया आपके लिए, persistent attempt है और systematic reflection। किस चीज के लिए? जो भी कुछ इंसाइट वी गेन फॉर द अबाउट द नेचर ऑफ वर्ल्ड, कि ये संसार है कैसा और किस प्रकार से ये संचारित होता है, आगे बढ़ता है, इन सब प्रश्नों पर, विषयों पर चिंतन करना दर्शन है। पिक्टे महोदय कहते हैं फिलॉसफी इज साइंस ऑफ नॉलेज। जो कुछ भी हम ज्ञान लेते हैं उसके बारे में और विश्लेषण जब किया जाता है, देन द सब्जेक्ट इमर्ज, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। अरस्तु ने जो कहा वो देखिए, फिलॉसफी इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। जैसा ये नेचर, जैसे हम हैं, इस सृष्टि पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, ये धरती है, यूनिवर्स है, जैसा है उन सबको वैसा ही अगर जो भी हम इन्वेस्टिगेट करते, अध्ययन करते हैं, उसी विषय क्षेत्र को फिलॉसफी कहते हैं, ये अरिस्टोटल के अनुसार। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं फिलॉसफी इज द सिंथेसिस ऑफ साइंसेस, और एक यूनिवर्सल साइंस, एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक विज्ञान है। किलपैट्रिक जो कि प्रयोजनवादी, उन्होंने कहा फिलॉसफी इज इन सिंपल टर्म इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ और आउटलुक ऑन वर्ल्डली लाइफ। कैसे हम जीना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, दैट इज फिलॉसफी, नथिंग एल्स। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो इस प्रकार जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो भी फिलॉसफी टर्म को बिल्कुल क्लियर करती हैं कि ये अत्यंत विश्लेषित और उच्च स्तरीय ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं फिलॉसफी का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। बेसिकली फिलॉसफी के तीन क्षेत्र होते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, एंड आचार मीमांसा कहते हैं एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, उसके अंदर आता है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, मतलब आत्मा है या नहीं है उसके बारे में अध्ययन। थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, ईश्वर कैसा है, एक है, दो है, अनेक है, क्या स्वरूप है उनका। ऑन्टोलॉजी, सत्ता शास्त्र, सत्ता किसकी है। कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगोनी, इन दोनों में आता है कि सत्ता, विज्ञान, ओरिजिन कैसे हुआ है, और इस ओरिजिन ये एक है, अनेक है, या फिजिकल वर्ल्ड ये कैसे चलता है, इस बारे में जो टोटल स्टडी है वो विषय क्षेत्र बनता है हमारा मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी को देखें तो उसमें आती है बात व्हाट इज ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान क्या है, और हाउ कैन वी अचीव दिस ट्रू नॉलेज, हम इसे प्राप्ति का रास्ता क्या है, साधन क्या है, मीन्स क्या है, नॉलेज कैसे मिले, ह्यूमन की लिमिट्स में क्या है, क्या कंसेप्ट होते हैं, किसी हम झूठ कहेंगे, क्राइटेरिया क्या है ट्रू नॉलेज का, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगी, व्हाट इज ट्रू नॉलेज। तो ये सारी स्टडी फील्ड क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। और एक्सियोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली तीन एरियाज, इथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक्स, यानी कि नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्क क्या है, तर्क शास्त्र। तो आपको बेसिकली तीन चीजें याद रखनी है, वो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विल ड्यूरेंट ने भी फिलॉसफी के स्कोप को बताया, और इसमें इन्होंने कहा मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स, एस्थेटिक्स, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये सारे एरिया हैं या विषय क्षेत्र हैं फिलॉसफी के। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेटाफिजिक्स में जो इन्होंने बताया, मोनिज्म, ड्यूअलिज्म एंड प्लूरलिज्म। तो हमको ये देखना है कि मोनिज्म, ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म किस प्रकार से ये दर्शाता है। जैसे कि एक तत्ववाद क्या है, जिसमें एक तत्व है, जिसे सर्वोपरि एक माना। ड्यूअलिज्म किन्हीं दो तत्वों को सर्वोपरि मानता है, चाहे पदार्थ और आत्मा दोनों को मान ले, चाहे जैसे हमारे भारतीय सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति पुरुष, तो उनको ड्यूअलिज्म कहलाएगा। इज्म का मतलब है परम सत्ता को मानने वाला, और प्लूरलिज्म मतलब बहुत सारे अनेक तत्वों को मानता है, तो वो प्लूरलिज्म है। अब आगे देखिए नेचर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की प्रकृति कैसी है। फिलॉसफी, हर सब्जेक्ट की कुछ नेचर होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसे पढ़ना पड़ता है। फिलॉसफी भी साइंस है। अभी आपने सारी जो इसकी डेफिनेशन है उसमें देखा,
फिलोसफी इज अ सिस्टमैटिक, फिक्स, प्योर, एक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रिलायबल नॉलेज है। लेकिन तो ये साइंस है, बट ये साइंस से भी आगे है, बियॉन्ड साइंस है, क्योंकि ये डिफाइन करता है बहुत सारे वाइडर सेंसेस में इसको लिया जाता है। इसमें सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है थोड़ी। तो कुछ फैक्ट्स खाली कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं रहता, अफेक्टिव एस्पेक्ट भी इसमें ज्यादा शामिल शामिल हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये साइंस है, बट और भी उससे आगे की विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, फिलोसफी इज एन आर्ट। आर्ट किसे कहते हैं हम, किन विषय क्षेत्र को आर्ट कहते हैं? कला। कला जो आनंद लाती है। अब आनंद लाती है मतलब कि वो आपके कौन से इमोशंस से जुड़ गई, यानी आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको भी अफेक्ट करती है। और हमारी फिलॉसफी भी इमोशनल एस्पेक्ट को जरूर छूती है। तो कला की भांति ये प्लेजर लाती है, आनंद लाती है, तो इसलिए ये आर्टिस्टिक है। बट क्योंकि ये पूरी तरह आर्टिस्ट नहीं है, इसमें कॉग्निशन है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी इफेक्टिव है, मीन साइकोमोटर भी इफेक्टिव है, तो इसलिए हम लोग इसे प्योर फॉर्म में आर्ट भी नहीं कह सकते, ना ही साइंस है, बट इन दोनों का ये मिक्सचर है या एक मिश्रित रूप है। दूसरा, आगे देखते हैं इसका नेचर। रिलीजियस नेचर कहते हैं कि फिलॉसफी इज रिलीजन। अब देखिए रिलीजन क्या है। रिलीजन इज अबाउट थियोलॉजी और अबाउट सम अल्टीमेट रियलिटी, इस दुनिया को बनाने वाले की कल्पना करना। तो धर्म, और वैसे भी धर्म का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो जो धारण करने योग्य आचरण है, या धर्म जो धारणा है, धारण करने योग्य है। और रिलीजन के हैं जो बाइंड करता है, हमको दोबारा जोड़ता है, रीलिगर, जो हमें ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ता है और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, वो रिलीजन है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो सुपर नेचुरल जो फैक्ट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, इन सब के बारे में फिलोसफी स्टडी करता है, नो डाउट। तो ये रिलीजन से रिलेटेड स्टडी भी है। लेकिन क्या चीज छोड़ देते हैं, ये रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं और जो उसके तौर तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, उन सबको ये फॉलो नहीं करता है। तो ये रिलीजन से बियॉन्ड है, आगे है। और फिलोसफी इज नॉलेज, ज्ञान तो है ही। जो कुछ भी नॉलेज ह्यूमन एक्वायर करता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, और जितना भी वो विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, वो सब चीज फिलोसफी ही कहलाती है। और इसी के कारण आप जितने भी सब्जेक्ट्स में हायर स्टडी तक आगे बढ़िए, आपको फिलोसोफर ही बनना है। फिलोसफी यानी पीएचडी करके आप फिलोसोफर ही बनेंगे, उस सब्जेक्ट, उस विषय क्षेत्र को डेप्थ में जब जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो देखिए, हमने जाना कि फिलोसफी दार्शनिक सिद्धांत बनाती है। बहुत सारे सिद्धांत इसमें से आते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के माध्यम से। उनसे हमारा शिक्षा, शैक्षिक व्यवहार या शिक्षा प्रैक्टिस करती है उन सिद्धांतों के आधार पर। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जब प्रैक्टिस करती है शिक्षा, तो कुछ व्यवहारिक समस्याएं, भाई जो भी मशीनरी है, चल रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो समस्या तो आएगी। तो व्यवहारिक समस्याएं आने लगती हैं, उस पर थिंकिंग शुरू होती है। तो जो चिंतन है वो करते हैं, फिलोसफर करते हैं, एजुकेशनिस्ट चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। और फिर उसी फिलोसफी को या उसी विचार को अगर परिष्कृत कर देते हैं और प्यूरिफाइड कर देते हैं, तो फिलोसफी आगे बढ़ जाती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है। और कई बार उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई अच्छा, कोई लगता नहीं है कि कोई इफेक्टिव वे ऑफ लाइफ मिल पाएगा, तो फिलोसफर क्या करते हैं, एक नए दर्शन का ही इजाद कर देते हैं कि नहीं, एक नए तरीके से जीते, एक नया दर्शन लेते हैं। पुराने दर्शन से हमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो हम इधर भी मुड़ सकते हैं, नया दर्शन मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे नए दर्शनों का डेवलपमेंट हुआ है, ओरिजिन हुआ है, पुराने दर्शन छोड़ दिए हैं, और मनुष्य कहाँ से कहाँ तक आ गया है, इसी दोनों के संबंध की वजह से, शिक्षा और दर्शन के इस संबंध की वजह से। तो हमारा एक एजुकेशन फिलोसफी एक सब्जेक्ट बन गया, एजुकेशनल फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी कई बार कहा जाता है। एजुकेशनल फिलोसफी मींस जो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के थ्योरेटिकल सॉल्यूशन लेते हैं, ये तो वो एजुकेशनल फिलोसफी, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में दर्शन की सहायता से विभिन्न अंगों के बारे में, समस्याओं के बारे में व्याख्या समाधान लेना एजुकेशनल फिलोसफी दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अलग टर्म है, अगर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन देखिए, जैसे बहुत सारी चीजों की फिलोसफी होती है, ऐसे ही एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और उसकी भी दर्शन है, तो वो एजुकेशन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन,
इन सब का जो डेवलपमेंट करता है, तो वो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। बेसिकली ये दोनों टर्म एक ही सेंस में यूज होते हैं, चाहे आप एजुकेशनल फिलोसफी कहें या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एक नया सब्जेक्ट और विषय क्षेत्र बनता है। ये इन दोनों का ये जो विषय क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस चार्ट के इसका म्यूचुअल इम्पैक्ट जो है चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दर्शन से अगर हम शुरू करें, हालांकि ऐसा नहीं है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट एजुकेशन भी हो सकता है। जो एजुकेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूलों में जाकर ही एजुकेशन होती है, दार्शनिक तो एजुकेशनिस्ट होता ही है, क्योंकि वो देखता है जीवन की समस्याएं और उस इनफॉर्मल वे में वो एजुकेशन प्राप्त करता है, उन समस्याओं पर चिंतन करते हुए नया दर्शन विकास करता है। तो दर्शन ने क्या दिया? जीवन का उद्देश्य दिया, सही रास्ते दिखाए, नॉलेज, जीने के लिए क्या ज्ञान आवश्यक है, वैल्यूज क्या है, लाइफ के सिद्धांत क्या है, और इन्हीं सब चीजों से हमें क्या मिला? सारे डेटा ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के अंगों के बारे में जानकारी, शिक्षा का अर्थ क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, उद्देश्य क्या हो, विधियां, अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध कैसा हो, तो ये सारी चीजें इन्हीं के आधार पर डिफाइन हो जाती है। और जब ऐसी शिक्षा प्रैक्टिस करती है तो डेवलप होती है पर्सनालिटी, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व। और ये जो पर्सनालिटीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं उन पर थिंकिंग करती हैं, रीथिंकिंग करती हैं, डेवलप करती हैं फिलॉसफी को या फिर एक नए दर्शन का, जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा। इस तरीके से ये एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कहीं पे ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द एंड पॉइंट। अलग अलग तरीके से समझते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर फिलोसफी कैसे प्रभाव डालती है। तो हम तीन विषय क्षेत्र ध्यान रखेंगे, आप तीन विषय क्षेत्र। पहला मेटाफिजिक्स, उसमें क्वेश्चंस क्या थे? फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, स्पिरिट है, सोल है, नहीं है, ये वर्ड ही है या स्पिरिचुअल वर्ड भी कुछ है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मेटाफिजिक्स के थे। ये सारे विचार मेटाफिजिक्स के सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। जिस भी विचारधारा को सोसाइटी बिलोंग करती है या उसको स्वीकृत देती है, उसी के आधार पर फिलॉसफी समाज की बन जाती है। और फिर वो समाज अपनी शिक्षा, अपनी जो शिक्षा क्या है, समाज के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं करना कि हमको ये व्यक्ति चाहिए, तो अपने लिए ऐसे अंगों का निर्माण करना, ऐसे शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करना कि वो चीज उनकी पूर्ति हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके समाजों की। तो समाज ही देते हैं वो उद्देश्य शिक्षा को। तो मेटाफिजिक्स ने शिक्षा को उद्देश्य दिए। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर मेटाफिजिक्स के प्रश्न, फंडामेंटल एलिमेंट क्या है यूनिवर्स का, तो डिसाइड होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है कि नहीं, अगर है तो स्पिरिचुअल वर्ड है, नहीं है तो खाली आप फिजिकल वर्ड को मानते हैं। तब आपका डिसाइड हुआ हाउ डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ह्यूमन लाइफ का एम क्या है, इसी से एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड होगा। और हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, क्या अपने आप बना, ओरिजिन हुआ, या किसी और ने बनाया, या अल्टीमेट रियलिटी है, ये सब चीज डिसाइड करती है कि किस फैक्टर को, सारी चीजों के ऊपर क्या है, सर्वोपरि क्या है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कही, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली टू अ ट्रू फिलोसोफर। तो बहुत जरूरी चीज है कि हर एजुकेशनिस्ट को एक फिलोसोफर अच्छा होना ही चाहिए। और रॉस ने बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही कि एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स आर कोरोलरीज ऑफ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन, दोनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीपी नन ने क्या कहा। Every scheme of education being at the bottom of a practical philosophy necessarily touches life at every point. Hence, any educational aim which are concerned enough to give definite guidance are correlated to ideal life. Correlated to ideal life. तो बात कितनी अच्छी इन्होंने कही है कि जो भी शिक्षा की योजना है वो व्यवहारिक दर्शन से ही रास्ता लेती है। और जेंटाइल महोदय ने भी बहुत इसी चीज को बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा, द बिलीव, उन्होंने थोड़ा नेगेटिव बात कही लेकिन बिल्कुल सही कही, द बिलीव दैट मैन मे कंटिन्यू टू एजुकेट without concerning themselves with philosophy means a failure to understand the precise nature of education.
The process of education can never go right without the help of philosophy. तो बात बिल्कुल सच है। ये समझते हैं एजुकेशन जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन को प्रभावित कर रही है। अब मेटाफिजिक्स से देखा हमने, उद्देश्य मिल गए। तो देखिए दूसरा जो विषय क्षेत्र है वो एपिस्टेमोलॉजी है। उसके दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। व्हाट इज ट्रू नॉलेज एंड हाउ कैन वी अचीव दिस ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज क्या है देगा हमें, पाठ्यक्रम क्या बनाए, कौन सा सर्वोपरि विषय रखें जो ट्रू नॉलेज है, जो सबसे ऊपर है, जो महत्वपूर्ण है वो ऊपर। और इसी प्रकार से हमें प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है। अगर हम मानते हैं ज्ञान हमारा केवल मटेरियल वर्ड है, प्राप्ति का साधन इंद्रियां होगा। और अगर हम हाईएस्ट नॉलेज मानते हैं स्पिरिचुअल है, तो प्राप्ति का साधन हमारा कंसाइंस होगा। ब्रिग्स ने देखिए बहुत अच्छी बात की। इट इज देयर दैट एजुकेशन सीरियसली नीड्स लीडर्स who own a sound comprehensive philosophy of which they can convince others, who can direct its consistent application to the formulation of appropriate curriculum. सही करिकुलम बनने के लिए तो लगातार हमको एक ऐसे अगर मार्गदर्शन, देखिए ये चीज जाननी केवल एजुकेशन या पढ़ाई करते समय जरूरी नहीं। अगर आप एजुकेशन विषय से जुड़ गए हैं, एजुकेशन एरिया से जुड़ गए हैं, तो आप सबको ये चीज जाननी बेहद जरूरी है कि कैसे एक अच्छा एजुकेशनिस्ट, एक अच्छा फिलोसोफर होना चाहिए। अब एक्सियोलॉजी देखिए, फिलोसफी का तीसरा जो विषय क्षेत्र है एक्सियोलॉजी है। उसके तीन क्षेत्र हैं, एथिक्स, लॉजिक्स एंड एस्थेटिक्स। और ये हमको बताते हैं कि उचित आचरण क्या है, राइटस कंडक्ट, वैल्यूज, रिलेशनशिप, अल्टीमेट ब्यूटी क्या है। तो हमें मिलेंगे टीचर टॉट रिलेशन, डिसिप्लिन, स्कूल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें हमको एक्सियोलॉजी से मिलेगी। इसमें यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। टीचर टॉट रिलेशन, यहाँ पे रस का स्टेटमेंट देखिए। डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफिकल पोजीशंस prepositions of an individual or an age more directly than any other aspect of school work. विद्यालय कार्य के अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अनुशासन किसी व्यक्ति या युग की दार्शनिक पूर्व धारणाओं को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है। It is discipline which reflects philosophy of that school. जो भी स्कूल में फिलोसफी अडॉप्ट की गई है उसके बारे में उसका डिसिप्लिन बताता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट फिक्टे का बहुत ही अच्छा है। देखिए, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलोसफी। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज पर एम्फसाइज किया कि विदाउट फिलोसफी एजुकेशन नहीं चल सकती। अब केवल फिलोसफी एजुकेशन को प्रभावित करती है ऐसा नहीं है, एजुकेशन भी फिलोसफी पर प्रभाव डालती है। वो कैसे, देखिए। सबसे पहली बात, एजुकेशन बिल्डअप फिलोसफी बनाती है। कैसे? विवेकशील मस्तिष्क का निर्माण करती है, सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाती है, अभिव्यक्ति की उनमें क्षमता देती है, तो वो फिलोसोफर बन जाते हैं और अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि एजुकेशन कंजर्व्स फिलोसफी, संरक्षण करती है, उसको बचाती है, उसको संरक्षित करती है, आगे पहुंचाती है, इट इज ट्रांसफर करती है। तीसरी बात, फिलोसफी इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। जॉन एडम्स ने बहुत अच्छी बात की और ये बाय स्टेटमेंट आता है कई बार क्वेश्चन में। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, इट इज एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ, द प्रैक्टिकल मीन ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ। सो एजुकेशन इस तरीके से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन मेक्स फिलोसफी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बनाती है। थिंकिंग पावर डेवलप की। अब जिसमें थिंकिंग पावर है वही सेंसिटिवनेस भी रखता है। बिना थिंकिंग पावर वाले व्यक्ति सेंसिटिव नहीं होते। समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना यानी विचारशील भी है। तो संवेदनशील हो गया तो नई फिलॉसफी पे चिंतन करने लगा और डेवलप हो गए सॉल्यूशंस, बन गया फिलोसोफर। तो एवरी मैन इज अ फिलोसोफर, जो कि जीवन की समस्याओं के बारे में चिंतन कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके, वही तो फिलोसोफर है। देखिए ये कंक्लूजन हार्वर्ड ने कहा, कितना अच्छा स्टेटमेंट है ये। एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक अ हॉलीडे till philosophical questions are once cleared up for all. Is it possible? Never. तो philosophy और education एक दूसरे को affect करते रहते हैं। रॉस ने कहा, philosophy and education are like two sides of the same coin. One is implied by the other. Former is contemplative side, यानी कि philosophy कौन सी है? विचारात्मक पक्ष है। और later is active side, जो हमारी शिक्षा है वो क्रियात्मक पक्ष है। और जी पार्टेज ने क्या कहा, इन अ वेरी डीप सेंस
It is quite reasonable to say that philosophy is based on education as education is based on philosophy. और हमारे शिक्षा शास्त्री KL श्रीमाली, इन्होंने कहा, the task of educationists is to reconstruct the country's philosophy and redefine values so that they may interpret our changing life and thought. नेक्स्ट समझते हैं, ये सब्जेक्ट जो हमारा बना एजुकेशनल फिलॉसफी, इसके 3 एस्पेक्ट बताए हैं। क्या क्या करता है? बिंगो ने कहा कि फॉर्मुलेट करता है एजुकेशनल फिलॉसफी को और डिसाइड करता है एजुकेशनल डेटा ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, अनुशासन वगैरह सब। और एक फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन को लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हेंडरसन ने अपने स्टेटमेंट में कहा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की समस्याओं का दर्शन द्वारा हल करना या अध्ययन करना। कनिंघम ने ये बात कही है, a philosophy of is the science of all things, so the philosophy of education looks at the problems of education in all its main aspect। सभी जो मुख्य पक्ष हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। हर सब्जेक्ट का नेचर होता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट बना एजुकेशनल फिलॉसफी, उसका भी नेचर क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है, 2 सब्जेक्ट से बना है। सॉल्यूशन बेस्ड है, ज्यादातर सॉल्यूशन देता है। सब्जेक्टिव है, डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी, इट चेंजेस, तो सब्जेक्टिव इन नेचर है। डायरेक्टिव है, ये डायरेक्ट करता है एजुकेशन को। और साइंटिफिक आर्टिस्टिक नेचर है, क्योंकि हमारा साइंस भी, आर्ट और साइंस दोनों है, एजुकेशन भी आर्ट और साइंस दोनों नेचर रखता है, तो इसका जो दोनों को मिलाने से जो एक विषय क्षेत्र बना इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, वो भी आर्टिस्टिक और साइंटिस्टिक दोनों रखेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इस विषय में रहती है। नेचर ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी, यही सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकते हैं इनको पॉइंट वाइज। नेक्स्ट आती है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। पहली बात, ये पाथ ट्रैकिंग फंक्शन रखता है, स्पेक्युलेटिव फंक्शन, परिकल्पनात्मक बेसिस बनाता है शिक्षा के। दूसरी बात, नॉर्म्स देता है, यानी वैल्यूज, आइडियल्स ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। और तीसरा एजुकेशनल फिलॉसफी का जो फंक्शन है, कार्य, वो है समीक्षात्मक। जो कुछ हो रहा है, जो प्रैक्टिस में है, उसको क्लैरिफाई करें, एनालाइज करें, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इस तरीके से 3 है। तो ये जो बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया के टीचर्स को ये जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? ये हम हर टीचर को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑन यूनिवर्स एंड पोजीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन यूनिवर्स। ह्यूमन लाइफ आखिर यूनिवर्स में है क्या? फिलॉसफी सही नहीं है, जो हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां सही फिलॉसफी चले तो हमें डायरेक्शन मिल जाए, अच्छी दिशा में हमारी शिक्षा अगर इंस्टीट्यूशन चले, तो हमें एक ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी पूरी दुनिया को मिले और ह्यूमन को ह्यूमन की तरीके से जीना आ जाए। दूसरी बात, नॉलेज ऑफ वेरियस एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जीवन का उद्देश्य है क्या? बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग द हाईएस्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीज पता चलती है एजुकेशनल फिलॉसफी की स्टडी से। nature and all aspects of education, understand various issues in education and provoke intellect among students। अगर हम फिलॉसफी समझते हैं तो हमारा इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, you can read and you can try to give the answers of these questions after listening my video, watching my video, and these are short questions। लेकिन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आप देखिए, ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं, और इतनी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल कॉमन हो जाती हैं जब आप इन चीजों को समझते हैं। ये सारे रेफरेंसेस जो मैंने इसकी सहायता से इस कंटेंट को डेवलप किया है, और आपने इस वीडियो को देखा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि मैं प्रेरणा ले सकूं ऐसे ही वीडियो आपके लिए शेयर करने के लिए। नमस्कार।